Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 5th of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 5 अगस्त 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन से मोटिवेशन के साथ। तो यहाँ पर मोटिवेशन ये बोलता है नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में कभी भी सीखना छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती रहेगी, हमेशा कुछ ना कुछ नया टीच करती रहेगी और आप लोगों को सीखना भी पड़ेगा। और ऑब्वियसली बात है, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि डेली बेसिस पर अपना गोल सेट करना है कि हाँ मुझे आज क्या क्या अपने इस गोल के अंदर कवर करना है और रात में सोने से पहले उन सभी गोल्स को अचीव करना है और डे बाय डे अपने अंदर इंप्रूवमेंट करनी है, डे बाय डे कुछ नया सीखना है। ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल टाइम नहीं मिला पढ़ने का, कुछ भी हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो घर में, चाहे कुछ भी हो, एटलीस्ट जो है 1 से 2 घंटे पढ़ ही लेना है, चाहे कोई फंक्शन हो तो। अदरवाइज जो है इसको टाइम पीरियड को इंक्रीज करना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। मतलब डेली बेसिस पर मुद्दा यह है कि आपको नया सीखना है और लाइफ में चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, पॉजिटिव रहना है, तो जो है लाइफ के अंदर काफ़ी सारे बदलाव आने वाले टाइम पर आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं एक बार कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को आज के वीडियो में। आज हम लोग सबसे पहले आर्टिकल में चर्चा करेंगे स्काई ग्लो, यानी एक ये लाइट पोल्यूशन है तो ये क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा शानदार आर्टिकल होने वाला है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें जानने को मिलने वाली हैं। मतलब कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख के जाने वाले हो इस वीडियो को देखकर। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो ये डेली करंट अफेयर का वीडियो है इसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ। तो हम लोग पहले आर्टिकल में देखेंगे ये लाइट पोल्यूशन क्या है, इससे क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, मानव के ऊपर क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है, जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद एक और ज़बरदस्त आर्टिकल है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो ट्राइब्स को लेकर क्लैशेस चल रहे हैं, ट्राइब्स को लेकर आपस में डिस्प्यूट चलते हैं, वो क्या डिस्प्यूट हैं। ब्रू ट्राइब के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, हलम सब ट्राइब के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये ट्राइब क्या है ये अच्छे से हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद एक नई फ्रॉक की प्रजाति मिली है, तो इस फ्रॉक की प्रजाति के बारे में जानेंगे, कैसी है ये और यहाँ पर क्या नाम है इसका एग्जैक्टली, वो आप लोगों को ध्यान देना है। देन उसके बाद यहाँ पर चर्चा हो रही है केंदू लीफ के बारे में, एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी डिफरेंट आर्टिकल है। आपने सुना होगा जो बीड़ी होती है उसको बनाने के लिए इस लीफ का इस्तेमाल होता है। अब ये चर्चा में है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान है, और कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है ये लीफ, तो इसके बारे में डिस्कशन होगा। देन उसके बाद पीवी सिंधु की चर्चा हो रही है, इसको हम लोग देखेंगे। आर्टिकल पुराना है लेकिन हुआ क्या था कि हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में करंट अफेयर के अंदर कुछ करंट अफेयर छोड़ दिए थे, तो मैं वो भी यहाँ पर कवर करता हुआ चल रहा हूँ ताकि आप लोगों का कुछ भी बैकलॉग ना रह जाए। उसके बाद भुवनेश्वर यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है कि फुली वैक्सीनेट सिटी हो चुका है, तो इसके बारे में चर्चा होगी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद अश्वगंधा के बारे में बात करेंगे, ये न्यूज़ में आ चुका है, क्यों न्यूज़ में आया है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्या फायदे हैं, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। देन उसके बाद एट द लास्ट यहाँ पर, अच्छा ये वाला आर्टिकल हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिया था चंद्रयान 3 के बारे में। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्काई ग्लो लाइट पोल्यूशन के बारे में। देखो सबसे पहली चीज़ ये देखनी है ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो स्काई ग्लो पोल्यूशन है ना, ये जो लाइट की वजह से, आप लोग घर में लाइट जला रहे हो, इन लाइट्स की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे जानवर हैं उनको दिक्कत हो रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें रात के टाइम पर, बहुत सारे जानवर क्या करते हैं, वो अपना खाना लेकर जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कौन से रास्ते पर जाते हैं, वो स्टार के रास्ते को अपनाते हैं, जो सितारे होते हैं, ठीक है, उनको देखते हुए एक तरीके से जो मिल्की वे है इसको फॉलो करते हैं, इसको अपने कंपास की तरह इस्तेमाल करते हैं। खासकर यहाँ पे बीटल्स की बात करिए तो ये बीटल्स इसी तरीके की चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हम लोग इस तरीके से लाइट जला रहे हैं आज के टाइम पर, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है, बहुत मतलब बेफिजूल की लाइट जल रही है और बहुत मतलब मैं भी आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर बेफिजूल की लाइट जलाई जा रही है, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ही मैं आपको बताऊंगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से आज के टाइम पर क्या है कि यहाँ पर ये लाइट पूरी तरह से स्कैटर्ड हो रही है और ऊपर यहाँ पर आपको स्टार वगैरह कुछ दिखाई पड़ेंगे नहीं, क्योंकि नीचे ही आपको इतनी सारी लाइट्स देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर जब इंसान को स्टार नहीं दिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्या होगा, किसी जानवर को कैसे यहाँ पर वो अपना स्टार को जो जगह है वो दिखेगी। तो ये दिक्कत यहाँ पर इन जानवरों को देखने को मिल रही है, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, ये न्यूज़ में इसी वजह से है।
ना यहाँ पे हम लोग का पहले बात करेंगे ये स्काई ग्लो क्या है, एक एक चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। स्काई ग्लो बेसिकली एक ओमनी प्रेजेंट शीट ऑफ लाइट है। ओमनी प्रेजेंट शीट ऑफ लाइट मतलब कि इस प्रकार से लाइट जल रही है ये नीचे, और इसकी जो स्कैटरिंग है, जो ये लाइट है इसकी कितनी दूर तक पड़ रही है आप देख सकते हो, सभी जगह पर ये लाइट पड़ रही है। कोई ये दिवाली का समय नहीं है, ये यहाँ पर पिक्चर है, डेली बेसिस पर यहाँ पर शहरों में इस प्रकार से लाइटें जलती हैं, और आप समझ सकते हो ये एक तरीके से बहुत बड़ा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, और ये सभी के लिए नुकसानदायक है। इनफैक्ट मानव जाति के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। ये हो गया हमारा स्काई ग्लो, यानी जो नाइट स्काई होती है उसको ब्राइटन कर दिया अपना, और एक तरीके से जो नेचुरल लाइट है वो हम लोग को मिल नहीं रही है, और जो एक तरीके से जो लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, और भी जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं इनकी रोशनी नज़र आ रही है, और इसकी वजह से ये एक लाइट पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। नाउ लाइट पोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब इसको एग्जैक्टली बात करें तो इन एप्रोप्रिएट और एक्सेसिव इस्तेमाल होना आर्टिफिशियल लाइट का, मतलब कि देखो एक गलत तरीके से इस्तेमाल होना, यानी कि एक तरीके बेफिजूल में इस्तेमाल होना, ज़रूरत नहीं है फिर भी यहाँ पर ज़्यादा लाइटें जल रही हैं, ठीक है, या फिर कुछ एक्सेसिव वे में इस्तेमाल करना, कुछ हद से ज़्यादा लाइटें लगा रखी हैं, ठीक है, घरों में, उसका इस्तेमाल होना। तो यहाँ पर इन दोनों की वजह से भी क्या हो रहा है, लाइटनिंग जो ये काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और उसकी वजह से पोल्यूशन ऑब्वियसली बात है ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जब यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सीरियसली इंपैक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट के ऊपर, ठीक है, ह्यूमंस के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर, और हमारे क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत बड़ा नुकसान है इस लाइटिंग का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की इसकी, तो देखो लाइटनिंग पोल्यूशन के कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं। लाइट पोल्यूशन का पहला कंपोनेंट होता है ग्लेयर, मतलब ये अलग अलग नाम है। स्काई ग्लो तो आप समझ चुके हैं कि हाँ, रात के टाइम पर पूरा जो भी स्काई है उसको एक तरीके से ब्राइटन कर देना आर्टिफिशियल लाइट से, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ग्लेयर आप लोग देख पाओगे, अगर ये ग्लेयर क्या बोलते हैं, एक्सेसिव ब्राइटनेस होना, ठीक है, मतलब ये कुछ हद से ज़्यादा इतनी ब्राइटनेस हो जाना आर्टिफिशियल की लाइट से कि मतलब हमें सही से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है चीज़ें, ठीक है। उसका लाइट ट्रेसपास होना, लाइट ट्रेसपास का मतलब यह है कि बिना फिजूल की, मतलब हमें ज़रूरत नहीं है इतनी लाइट की, अब ज़रूरत ना होने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा वे में कुछ इन एप्रोप्रिएट लाइट्स को जलाया जा रहा है, जिसको हम लोग लाइट ट्रेसपास बोलते हैं। उसी के बाद यहाँ पे क्लटर आता है। क्लटर मतलब यहाँ पर ग्रुप ऑफ लाइट सोर्स हैं, बहुत सारी अलग अलग सोर्सेज हैं, बहुत सारी अलग अलग जगह पर यहाँ पर ये लाइटें देखने को मिल रही हैं, ढेर सारी जल रही हैं, इसकी वजह से ये चीज़ें क्रिएट होती हुई नजर आती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा पिक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे किस प्रकार से लाइटें जल रही हैं, और कहीं ना कहीं ये लाइटनिंग पोल्यूशन क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर हम बात करें इसके कॉजेज़ क्या है, देखो पहला कॉजेज़ तो ये है, ये जो लाइटनिंग पोल्यूशन है ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है किसका, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का। अब यहाँ पर एक तरीके से जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये लाइटनिंग वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। प्लस आज के टाइम पर लाइटनिंग की बात करें तो लोग जो है बिल्डिंग के बाहर एक्सटीरियर लाइटनिंग करवाते हैं, चमकदार बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए। इंटीरियर लाइटनिंग हो रही है, फिर लोग एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगा देते हैं, उसके अंदर लाइटें भरी पड़ी रहती हैं, एडवर्टाइजिंग बोर्ड के ऊपर लाइटें पड़ रही हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लाइटें जल रही हैं बेफिजूल की, ऑफिस के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, सड़कों पर ये लाइटें जल रही हैं। सड़कों पर आपको होगा ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ये जिस प्रकार से जल रही हैं उस प्रकार से नहीं जलनी चाहिए। इसकी फॉर्म क्या है, अच्छी फॉर्म क्या होगी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्टिंग जगह हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं, वहाँ पर बेफिजूल की लाइटें जलती हैं। तो आप समझ सकते हो ये सभी जगह पर इतनी ज़्यादा मात्रा में लाइट जलती है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी। इफेक्ट क्या है इसका, तो देखो एक तो वेस्ट एनर्जी है, प्लस यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो ह्यूज इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है। लाइट की वजह से क्या है कि देखो हम लोग को जब ज़रूरत नहीं है तो ऑब्वियसली बात है ये वेस्टफुल है, और वेस्टिंग एनर्जी ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक प्लस उसके बाद जो एनवायरमेंटल जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको देखने को मिलेगा। मतलब कि जो भी एनवायरमेंटल क्राइसिस है प्लस इकोनॉमिक क्राइसिस है, दोनों कहीं ना कहीं दोनों के अंदर बहुत बड़ा वेस्टेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा हर तरफ से नुकसान है इसका, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है इसके इकोसिस्टम को, प्लस उसके बाद वाइल्ड लाइफ को, यानी एनवायरमेंट के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान है इसका, प्लस उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ हैं, जानवर हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि अर्थ की डेली साइकिल ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, नेचुरल लाइट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बहुत सारे जानवर होते हैं वो अपना पाथ जो ये रास्ता होता है वो चुनते हैं किसके हिसाब से, सितारों को देख के, स्टार को देखकर, मिल्की वे को मतलब देखते हुए, उसको फॉलो करते हुए अपना रास्ता बनाते हैं। लेकिन होगा क्या, जब यहाँ पे लाइट इतनी ज़्यादा नीचे की साइड रहेगी, शहरों में ऐसी लाइट जलेगी तो यहाँ पर ऊपर की लाइट दिखाई नहीं पड़ेगी, नेचुरल लाइट आएगी नहीं, और उसके साथ क्या होगा, जो ये जानवर हैं हमारे, जो बर्ड्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स और ही बहुत सारे क्रीचर्स हो गए, इनके ऊपर ये डेडली इफेक्ट डालता है। प्लस उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जानवर खत्म होते हुए नजर आएंगे, जानवर खत्म हो गए, हमारा एनवायरमेंट भी नुकसान होगा। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि न्यूज़ में ये बीटल होता है, ठीक है। ये बीटल क्या करता है, बीटल यहाँ पर अपना खाने का जो सामान होता है वो लेकर जाता है रात में,
पहले ये जगह देख के आता है कि हाँ मैं यहाँ पर खाने का सामान को रखूँगा, ठीक है, फिर उसके बाद आता है, फिर खाना सामान उठा के लेके जाता है ये कि हाँ मुझे यहाँ पे रखना है। लेकिन जब वापस जाते वक्त क्या अपनाता है, ये मिल्की वे को देखता है, स्टार को देखते हुए जो है अपना वापस से रास्ता अपनाता है। लेकिन जब यहाँ पर इतनी एक्सेसिव लाइटिंग हो रही है, उसकी वजह से ये जो ऊपर की नेचुरल लाइटिंग है वो दिखाई नहीं पड़ेगी, तो इससे क्या होगा, ये अपना रास्ता भटक जाएगा, प्लस इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हुई नजर आएगी। ओके, हमने ये देख लिया इकोसिस्टम प्लस एनिमल के ऊपर क्या बुरा प्रभाव है। उसके साथ अगर हम बात करें तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी बहुत बड़ा नुकसान इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ज़्यादातर लाइफ अर्थ के ऊपर आज के टाइम पे हमारा क्या हो रहा है, देखो हमारा तो बहुत बुरा सिनेरियो चल रहा है ह्यूमन का आज के टाइम पर। क्या है, रात भर जगना, ठीक है, रात भर जगेंगे, रात भर लाइट भी जलेगी, फिर उसके बाद दिन में सोएंगे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा प्रभाव डालता है। ये जो आर्टिफिशियल लाइट होती है वो रात के समय ये बहुत बुरा इफेक्ट डालती है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये है कुछ टाइप्स ऑफ लाइट पोल्यूशन, ठीक है। ये देखो ये जो पोल्यूशन हो रहा है ये वेरी बैड है। मतलब देखो होता क्या है, अगर मैं बात करूँ जो स्ट्रीट हो गई यानी कि, ठीक है, जो भी गलियां हो गई, गलियों के अंदर सड़कों के ऊपर जो लाइट लगी होती है वो इस प्रकार की लगी होती है कि लाइट ऐसी लगी है और उसकी रोशनी चारों तरफ हो रही है, तो ये बहुत गलत है, ठीक है। जितनी ज़रूरत है उतने में पड़नी चाहिए ना, ये जो बाकी फालतू की फैल रही है वो कहीं ना कहीं एक्सेसिव पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो ये भी कहीं ना कहीं ये वेरी बैड की कंडीशन के अंदर आएगी, ये बैड के अंदर कंडीशन के अंदर आएगी, क्योंकि हमें क्या है, हम दो नीचे चल रहे हैं, हम लोग को सिर्फ इतने हिस्से में लाइट चाहिए। अब इतने हिस्से के अलावा आप देख रहे हो कहाँ कहाँ पर ये लाइटनिंग हो रही है, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। उसका अगर हम बात करें, मैंने फिर से बताया हमें इतने हिस्से में लाइट चाहिए, लेकिन इतने हिस्से के अलावा देख पा रहे हो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लाइट हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बेटर है, बेटर, लेकिन फिर भी इसे हम लोग इफेक्टिव नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइटिंग देखने को मिल रही है। इस वाले को हम लोग बेस्ट कहेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली इस प्रकार से हम लोग लाइटिंग को क्रिएट कर सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग लाइट लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली जहां पर हम लोग को लाइट मारनी है, जहां पर ज़रूरत है लाइट की, वहीं पर हम लोग जो है ये लाइट लगा सकते हैं। अदरवाइज जो है एक्सेसिव जो ये अलग से इसकी लाइटिंग देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिक्कत है। एक सोल्यूशन तो इसका यही हो गया कि यहाँ पर आपको जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर आप सिर्फ लाइटिंग क्रिएट करो। उसके बाद इसके और भी सोल्यूशन है। देखो और सोल्यूशन यह है कि जो भी अननेसेसरी लाइट है घरों में, बहुत सारा आपने पता भी होगा, आपने देखा भी होगा, फालतू की लाइट जल रही होती हैं, ऊपर लाइट जल रही होती है, नीचे लाइट जल रही होती है, सब जगह पे यहाँ पर लाइट जल रही होती है, काफ़ी देर से बंद करी जाती हैं। तो ये जो अननेसेसरी लाइट्स जल रही है ना, इसको बंद कर दो, ये भी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आपको जो है मैंने जैसा बताया ये वाला मेथड अपनाना पड़ेगा, बेस्ट वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। इससे हम लोग कहीं ना कहीं जो है एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो कि ट्रेसपास को, स्काई ग्लो को रिड्यूस कर सकती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये स्काई ग्लो पोल्यूशन क्या है। बहुत ही सिंपल शब्दों में हम लोगों ने इसको क्लियर कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन एक और बेहतरीन आर्टिकल है, चर्चा हो रही है हलम सब ट्राइब्स क्लैशेस के बारे में। ये देखो ये जो ट्राइबल पीपल हैं, यहाँ पर आप ये वाला जो ट्राइब देख रहे हो ये ब्रू ट्राइब है, ठीक है। ब्रू ट्राइब के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है, इसको रियांगन ट्राइब भी बोलते हैं, रियांग ट्राइब बोलते हैं। तो ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में ये एग्जैक्टली मुद्दा क्या है। पहले आपको देखना है नॉर्थ ईस्टर्न वाला मैप, ठीक है। जैसे ही आप इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर देखोगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब क्या है, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर हो गया वेस्ट और इधर हो गया ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये वाला जो एरिया हो गया ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न वाला। जब इंडिया का मैप बनाओगे तो ये वाला हिस्सा जो है एग्जैक्टली ये वाला, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मैप में, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो डिस्प्यूट चल रहा है वो ब्रू ट्राइब के बीच में चल रहा है। जो ब्रू ट्राइब है वो कहाँ पे रहती है, त्रिपुरा के अंदर रहती है, ठीक है। कहाँ पर, त्रिपुरा के अंदर। अभी हम लोग इसको मैप को फिर से देखेंगे क्योंकि चीज़ें हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर करनी होंगी, तो कान खोल के ध्यान से सुनते रहना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। पहले हम लोग समझेंगे ब्रू ट्राइब के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले ब्रू ट्राइब से। अब ये देखो ब्रू रेफ्यूजीज़ कौन होते हैं, ब्रू रेफ्यूजीज़ या फिर इनको रियांग भी बोलते हैं हम लोग, तो ध्यान रखना है ये कुछ ऐसी कम्युनिटी है जो कि कहाँ पे पाई जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती है। मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप दिखा दिया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ही बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो कहाँ पे देखने को मिलती है, ज़्यादातर जो ये ब्रू ट्राइब्स हैं ये त्रिपुरा के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। त्रिपुरा के बाद मिजोरम, असम के अंदर देखने को मिलते हैं, बट जो ज़्यादातर है वो त्रिपुरा के अंदर देखने को मिलते हैं, आपको ध्यान देना है। और त्रिपुरा के अंदर जो ये ब्रू ट्राइब्स हैं, ठीक है, इनको रिकग्नाइज किया जाता है एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसको हम लोग पीवीटीजी बोलते हैं। मतलब कि ऐसे ग्रुप जिनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, अगर हमने इनको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवाई तो यहाँ पर इनकी जनसंख्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस कैटेगरी में आते हैं ये। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को ये भी देखना है कि मिजोरम के अंदर क्या हुआ था। जो मिजोरम के अंदर एक तरीके से इनको टारगेट किया गया बहुत सारे ग्रुप्स के द्वारा। यानी होता क्या है, अलग अलग जगह पर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखोगे, यहाँ पर बहुत सारी टाइप की ट्राइबल पीपल आपको देखने को मिलेंगी, ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, सब आपस में लड़ते रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता था
यहाँ पे जो ये ट्राइबल पीपल है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ब्रू की, ठीक है, तो ब्रू पहले यहाँ पर कहाँ पे रहती थी, मिजोरम के अंदर रहती थी। लेकिन जो मिजोरम के अंदर दूसरी ट्राइबल पीपल है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, और लड़ाई हो गई तो ब्रू को जो यानी जो ये ब्रू वाली ट्राइबल पीपल है इसको यहाँ से मार के भगा दिया। कहाँ पे भगाया, यहाँ पर भगाया, ठीक है, त्रिपुरा के अंदर। तो ये सब त्रिपुरा के अंदर आ गए थे। ये बहुत पहले की बात है, लगभग 1997 की बात है। तो त्रिपुरा के अंदर ये लोग आ गए थे। अब यहाँ पे ये न्यूज़ में पता है क्यों है, न्यूज़ में ये है इसलिए है क्योंकि जो ब्रू ट्राइब है वो मिजोरम से त्रिपुरा में आई है, लेकिन त्रिपुरा के अंदर एक और ट्राइब रहती है, कौन सी, हलम ट्राइब। अब ब्रू ट्राइब ने क्या करा, हलम को भगा दिया है, हलम को यहाँ पे भगा दिया, कहाँ पे, आसाम के अंदर। तो हलम वाले कहाँ पे चले गए, आसाम के अंदर। तो ये जो है ये चीज़ क्रिएट हो रही है। ऐसे ट्रायंगल बना सकते हो आप, मिजोरम से ब्रू ट्राइब आई यहाँ पर, ठीक है, ब्रू ट्राइब को यहाँ पे जो दूसरी ट्राइब थी उसने मार के भगाया यहाँ पर, और अब यहाँ पर जो ब्रू ट्राइब है वो किसको भगा रही है, हलम ट्राइब को भगा रही है इधर की साइड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, इसी वजह से ये न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मैंने आपको बताया 1997 की बात है, क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो गए थे, और उन क्लैशेस के बाद लगभग 37,000 जो ब्रू ट्राइब हैं वो मिजोरम से त्रिपुरा में आ गए थे, जो कि मैंने अभी आप लोगों को मैप में दिखाया है। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो पहुँच गए कहाँ पर, त्रिपुरा के अंदर, मिजोरम से। अब यहाँ पर ये लोग भी लड़ने लगे वहाँ पर आके। अब आप कह सकते हो वहाँ पर ये जो ब्रू ट्राइब है वो दूसरी जगह त्रिपुरा के अंदर से, जो त्रिपुरा के अंदर पहले वाली ट्राइब रहती थी उनको इन्होंने भगा दिया दूसरे वाले स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। आप देख पाओगे न्यूज़ में क्यों है, अब आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओगे। जो पीपल है ना, किसके, हलम सब ट्राइब के। हलम सब ट्राइब क्या है यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो जो हलम सब ट्राइब के पीपल हैं वो वापस एक तरीके से आप कह सकते हो शरण ले रहे हैं, कहाँ पर, आसाम के अंदर। आसाम के अंदर क्यों शरण ले रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ पे रहते हैं, ये जो एक तरीके से मैंने आपको बताया, ये जो हलम ट्राइब है वो कहाँ पे रहती है, वो रहती है त्रिपुरा के अंदर। लेकिन इनके लड़ाई हो गई किसके साथ, ब्रू के साथ लड़ाई हो गई। अब ये लड़ाई हो गई तो इनको भगा दिया जा रहा है कहाँ पर, आसाम की साइड में। तो ये कहाँ पे जा रहे हैं, आसाम के अंदर अपनी शरण ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उसी को लेकर यहाँ पर ये चर्चा की गई है। पहले हम लोग समझ लेते हैं ये हलम सब ट्राइब क्या है। तो आप देखना ये है, जो ये हलम कम्युनिटी है इसको एक तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब भी बोला जाता है त्रिपुरा के अंदर। ये एक, मैंने आपको बताया, सब ट्राइब है, मतलब एक मेजर ट्राइब आती होगी, इससे भी एक बड़ी ट्राइब होगी, उसके अंदर की कैटेगरी है ये, बिल्कुल। तो ये जो सबसे बड़ी ट्राइब है वो है कुकी चिन ट्राइब्स। तो यहाँ पर इसी के अंडर में, यहाँ पर इसी की जो सब ट्राइब है वो है हलम ट्राइब। तो आपको ध्यान देना है, ये लोग जो भाषा बोलते हैं वो मतलब तिब्बतो जो बर्मन फैमिली है उसके लगभग सिमिलर ही बोलते हैं, ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। जो ये हलम ट्राइब है इनको मिला कुकी भी बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हलम ट्राइब को डिवाइड किया गया है बहुत सारे सब क्लैंस के अंदर, मतलब इनकी भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगराइजेशन कर रखी है। ये हलम ट्राइब के लोग हैं, यहाँ पर ये वाला इमेज आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नाउ देख पाओगे बहुत सारे, मैंने जैसा बताया हलम ट्राइब के भी बहुत सारे क्लान्स हैं, बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कोलोई, कोरबोंग, काइपांग, ये बहुत सारे नाम यहाँ पर दे रखे हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें हलम ट्राइब की तो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो टोटल जनसंख्या है हलम ट्राइब की वो है 57,210, 57,210 की यहाँ पर पॉपुलेशन ये देखने को मिलेगी। ज़्यादातर पॉपुलेशन त्रिपुरा के अंदर है, लेकिन अब यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर ब्रू ट्राइब से इनके कॉन्फ्लिक्ट हो गए, ब्रू ट्राइब्स के साथ जो है विवाद छिड़ चुका है, और अब यहाँ पर ये जो हलम ट्राइब है वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो सब जा रहे हैं आसाम की साइड, ठीक है। आसाम में यहाँ पर शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ब्रू ट्राइब के बारे में समझ में आ गया होगा। ब्रू ट्राइब के अगर हम बात करें तो ब्रू ट्राइब में भी यही चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। 32,000 के आसपास आपको त्रिपुरा के अंदर देखने को मिलेंगे। आज के टाइम पर 32,000 के आसपास जो त्रिपुरा के अंदर हैं, इसमें से 5,000 वापस से मिजोरम में पहुंच चुके हैं, ठीक है। मतलब इनका आना जाने लगा पड़ा है, वापस से मिजोरम में पहुंच चुके हैं। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया, ये जो एक तरीके से मैं इसमें आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा अच्छे समझ पाओ। मैंने आपको बताया ब्रू ट्राइब क्या करी थी 1997 में, यहाँ से ब्रू ट्राइब को भगा दिया गया था यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। लगभग 37,000 तक ब्रू ट्राइब त्रिपुरा के अंदर आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पे 5,000 जो ट्राइब है वो वापस से मिजोरम के अंदर जा चुकी है, ठीक है। वापस से यहाँ पर सरकार कुछ ना कुछ यहाँ पे एक तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड करवाती हुई नजर आएगी। प्लस जैसे यही लोग त्रिपुरा के अंदर आए थे, मतलब अभी भी जो बहुत सारी पीपल हैं वो सब त्रिपुरा के अंदर देखने को मिलेंगे, उनके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। सरकार ने लगभग 4 लाख रुपए इनके लिए एफडी करवाई है। 4 लाख के साथ साथ आप देख पाओगे 5,000 रुपये अगले आने वाले 2 साल तक यहाँ पर देने की बात की गई थी। उसके साथ हर एक फैमिली को 1.5 लाख रुपए देने की बात करी गई कि ये लोग अपना घर बना सकें। तो मतलब कहीं ना कहीं जो होम मिनिस्ट्री हमारी प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं कि इन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो, इन लोगों के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा सके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो नए मेंढक की प्रजाति मिल चुकी है, न्यू फ्रॉग स्पीशी है जिसका नाम है मिनरवरिया पेंटली। ओके, तो रिसेंटली यहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया है, कहाँ से, वेस्टर्न घाट से डिस्कवर किया गया है। और इसका जो पेंटली नाम दिया गया है वो किसके नाम पर दिया गया है, एक DU वाइस चांसलर हैं
प्लांट जेंटिसिस्ट हैं जिनका नाम है दीपक पेंटल। तो पेंटल के नाम पे यहाँ पर इनको नाम दिया गया है, इस मेंढक को नाम दिया गया है मिनरवरिया पेंटली, ठीक है, एक तरीके से रेस्पेक्ट देने के लिए। तो ये मेंढक कुछ इस प्रकार से दिखता है। फ्रंट दिख रहा होगा, कहोगे साइड से दिखाओ, तो साइड से भी यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये मेंढक नज़र आता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जो ये नई प्रजाति है मेंढक की, इसका नाम है मिनरवरिया पेंटली, मैंने आपको बताया। लेकिन ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये जो है डिग्रोग्लोसिडे फैमिली से बिलोंग करता है। आपको ध्यान रखना है, जो ये फैमिली है डिग्रोग्लोसिडे, इसके अंदर आपको 202 प्रजातियां देखने को मिलेंगी। बहुत सारे फ्रॉक्स की जो कि सेमी एक्वेटिक हैं, आधे पानी में रहते हैं, कभी यहाँ पर लैंड पर भी रहते हैं, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये जो फ्रॉक्स हैं बेसिकली, ये जो फैमिली है बहुत सारी जगह पर देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन जो है अफ्रीका, एशिया और पपुआ न्यू गिनी के, वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। प्लस इस फैमिली के अंदर आप कह सकते हो बहुत बड़ा साइज़ का आप कह सकते हो ये जो फैमिली है इसके अंदर बहुत लार्ज साइज़ के प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। अलग अलग फैमिलीज, अलग अलग जीनस देखने को मिलते हैं इन फैमिलीज़ के अंदर, ये आप लोग देख सकते हो। उसका जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मेंढक है ये कहाँ से पाया गया है, वेस्टर्न घाट से पाया गया है। इंडिया का मैप जब आप नीचे की साइड से देखोगे तो इधर आपको यहाँ पर नजर आएंगे ईस्टर्न घाट और इधर आएंगे वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर इसी एरिया के अंदर ये वाला जो फ्रॉग है जिसको नाम दिया गया है मिनरवरिया, वो पाया गया है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। वेस्टर्न घाट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस है वो लगातार देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट के पैरेलल में ही, ठीक है, जो कि गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक एंड होते हैं। ये उसका जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये पूरे के पूरे 6 इंडियन स्टेट्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स के थ्रू कवर होते हैं। वो सब कहाँ देखने को मिलेंगे, गुजरात से लेकर, एक तरीके से गुजरात से लेकर यहाँ से लेकर पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक तरीके से यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस भी हैं। प्लस यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट भी प्रेजेंस है और यहीं से ये फ्रॉग पाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे चर्चा हो रही है केंदू लीफ के बारे में। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने इस केंदू लीफ को कलेक्ट किया है, ठीक है, केंदू तेंदू दोनों बोलते हैं। तो एक तरीके से ओडिशा का जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इसको कलेक्ट किया गया है। कुछ इस प्रकार से ये पत्ता दिखाई पड़ता है। तो केंदू के पत्ते यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लोग बेचते हैं, इससे पैसा कमाते हैं ओडिशा के लोग, ठीक है। तो ओडिशा की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर इस पर भी डिपेंडेंट देखने को मिलेगी, इस केंदू के पत्ते के ऊपर, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। नाउ अगर हम बात करें जो ये केंदू लीफ है, इसको ओडिशा का ग्रीन गोल्ड बोला जाता है, हरा सोना बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक नेशनलाइज प्रोडक्ट है, जैसे कि बैम्बू होता है, साल सीड होती है, उसी तरीके से ये केंदू लीफ भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि नेशनल प्रोडक्ट है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का घर का खर्चा चलता है, बहुत सारे लोग कमा कर खाते हैं इस केंदू लीफ को बेचकर, ठीक है। और आप कह सकते हो ये जो पत्ते हैं इनका इस्तेमाल करता है बीड़ी को रैप करने के लिए, जो बीड़ी होती है, बीड़ी की रैपिंग करने के लिए यहाँ पर एक तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ ये जो केंदू लीफ है ना, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम है डायोस्पाइरस मेलानॉक्सिन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, डायोस्पाइरस मिलेनॉक्साइलॉन इसका नाम है पूरा का पूरा। जो सिगरेट्स होती हैं जैसे आप लोग देख पा रहे हो, वो सब इस पत्ते से बनाई जाती हैं यहाँ पे। और आप कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओडिशा के अंदर देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर ये जो बीड़ी, यहाँ पे सिगरेट बोल दिया मैंने, जो बीड़ी होती है, बीड़ी की जो कवरिंग होती है, बीड़ी को जो रैप किया गया है वो उसी पत्ते में किया जाता है। किस पत्ते में किया जाता है, केंदू के पत्ते में किया जाता है। ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें ओडिशा के अंदर ही नहीं, बहुत सारे राज्यों के अंदर ये काम किया जाता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी जगह पर आप देख पाओगे इन यहाँ पर जो है केंदू लीव्स का इस्तेमाल होता है इस बीड़ी को रैप करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ओडिशा के अंदर होता है। ओडिशा 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केंदू लीफ का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो पहले टॉप पे मध्य प्रदेश भी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर ओडिशा भी है। तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों ही स्टेट जो है टॉप पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा केंदू लीफ को प्रोड्यूस करते हैं। अब जो ये पत्ता है ना केंदू का, इसके अंदर यूनिकनेस है। यूनिकनेस मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ अद्भुतपना है। अद्भुतपना क्या है, ये जो पत्ता है ना, इसको अलग अलग क्वालिटीज़ के हिसाब से अलग अलग ग्रेड के अंदर बांट दिया जाता है। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक इसको अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। इसके कलर के ऊपर अगर अच्छा कलर आ रहा है, अच्छा टेक्सचर है, इसका अच्छा साइज़ है, अच्छी कंडीशन है, तो उसको ग्रेड 1 के अंदर डाला जाएगा। इससे बेकार है तो ग्रेड 2 के अंदर, उससे बेकार है ग्रेड 3 के अंदर। तो इस चीज़ के थ्रू देखने को मिलता है। उसके बाद ये पैकेट बनाकर बेचते हैं। इस पत्तों का पैकेट बना के बेचा जाता है। लगभग 5 किलोग्राम का एक बंडल बनाया जाता है और उस बंडल को बेचा जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था, इस प्रकार से यहाँ पर ये पत्ते बेचे जाते हैं, केंदू के पत्ते।
ओके, नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो इसका इंपॉर्टेंस ये भी है, ये मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है, जैसे कि मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, तो इन सारी बीमारियों को ये ठीक करता हुआ नजर आता है। खासकर एक तरीके से इसका छोटा सा फल होता है, उससे यहाँ पर ये सारी चीज़ ठीक हो जाती हैं। साथ ही साथ ये जो पत्ता है इसके अंदर कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कहीं आपके कट लग गया है या फिर कहीं खुरच लग गई है तो इस पत्ते का इस्तेमाल करके वो कट को या फिर खुरच को भरा जा सकता है। मतलब इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी देखने को मिलेंगी। उसके बाद ये सोर्स ऑफ लिवलीहुड भी है, जैसा मैंने आपको बताया, लोग क्या कर रहे हैं, इसका ट्रेड कर रहे हैं, इसका व्यापार कर रहे हैं, बना तोड़कर इसका प्रोसेसिंग कर कर इसको बेच रहे हैं, तो इससे यहाँ पर लोग कमाकर खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोर्स ऑफ लिवलीहुड भी है। उसके बाद ओडिशा की बात करें, मैंने आपको बताया ओडिशा के अंदर सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलेगा, तो ओडिशा का जो लगभग आधे से ज़्यादा रेवेन्यू है ना, वो इन्हीं पत्तों के ऊपर डिपेंड है। ओडिशा का जो टोटल फॉरेस्ट रेवेन्यू है वो आपको देखने को मिलेगा 868 मिलियन का है, और ये एक तरीके से आप कह सकते हो 1990 से लेकर 2000 का डेटा है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ इन पत्तों ने, पता है कितना ट्रेड किया था, इन सिर्फ और सिर्फ इन पत्तों का ट्रेड हुआ था 635 मिलियन का। मतलब 868 मिलियन में से 635 जो मिलियन है वो सिर्फ और सिर्फ इन पत्तों के ट्रेड ने कवर किया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पर इसकी महत्वपूर्णता है। उसका यहाँ पे बोला गया है जो बीड़ी का पत्ता है ये, इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ओडिशा के अंदर, लगभग कंट्री का जो लगभग पूरा प्रोडक्शन है उसका 20% ओडिशा के अंदर ही देखने को मिलता है। लेकिन फिर कुछ चिंता वाली बात भी है। चिंता वाली बात क्या है यहाँ पर, लो वेज मिलता है। मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि इतनी सैलरी वगैरह मिलती नहीं है। जो बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं, इन पत्तों को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कलेक्ट करने के बाद जो है इसको बेचा जाता है, तोड़ने के बाद ड्राई करके कलेक्ट करा जाता है, लेकिन उनके उन सब काम के लिए उन्हें बहुत ही कम मजदूरी मिलती है, बहुत कम पैसा मिलता है। और इससे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बच्चों का वर्ड इस्तेमाल किया है, मतलब चिल्ड्रंस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन है वो भी हो रहा है, बच्चों का करियर बर्बाद हो रहा है, कुछ कर नहीं रहे हैं वो लोग लाइफ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 14 to 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो एक तरीके से इस चीज़ के अंदर एंगेज होते हुए नजर आएंगे, और आप कह सकते हो कि उनका लाइफ कहीं ना कहीं बर्बाद होती हुई नजर आएगी, वो एक्सप्लॉइटेशन उनका देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको लो वेज मतलब इनकम भी इतनी अच्छी खासी मिल नहीं रही है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर चर्चा हो रही है, यहाँ से कुछ शॉर्ट आर्टिकल्स हैं। जो पीवी सिंधु हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल पुराना है, जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन किया है, इन्होंने बधाइयाँ दी हैं पीवी सिंधु को, क्योंकि पीवी सिंधु जी ने क्या करा है, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है 2020 के टोक्यो समर ओलंपिक्स के अंदर। ओके, पूरा नाम है पुसरला वेंकटा सिंधु, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1995 में। एक इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं जो कि हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। पहली इंडियन थी जो कि एक तरीके से बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन के अंदर आ चुकी हैं, जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं, ऐसी पहली इंडियन है। उसी के साथ यहाँ पर सेकंड एथलीट हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं ओलंपिक गेम्स के अंदर। इनसे पहले सुशील कुमार था जिन्होंने यहाँ पर 2 मेडल जीते थे, और आज के टाइम पर ये पीवी सिंधु पहली लेडी बन चुकी हैं जिन्होंने 2 मेडल्स जीत लिए हैं ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है। एक तरीके से 2 ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने सिल्वर जीता था, कहाँ पर, रियो के अंदर 2016 के अंदर ना, वो भी यहाँ पर मेडल जीत लिया है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये काफ़ी मतलब इंडिया के नाम रोशन करने वाली बात है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चर्चा करता है भुवनेश्वर के बारे में। तो जो भुवनेश्वर है वो ओडिशा की कैपिटल है, वो आज के टाइम पर पहला शहर बन चुका है पूरे भारत के अंदर जिसने 100% कोविड वैक्सीनेशन को अचीव कर लिया। मतलब वहाँ उस शहर के अंदर सभी लोग एक तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं, सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो यहाँ पर यह है ओडिशा का मैप, और यहाँ पर आपको इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी भुवनेश्वर। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो पहली डोज तो बहुत सारे लोगों को लग चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन ये जो स्टेट है, सॉरी ये जो शहर है ना, इसने बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया है, जैसे कि प्रायोरिटी पॉपुलेशन को लेकर आओ आगे, ठीक है। वैक्सीनेशन सेंटर को उन्होंने बढ़ाया है, अवेयरनेस बढ़ाई है, लोगों में जागरूकता फैलाई है वैक्सीन के प्रति कि लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सब के माध्यम से ये जो शहर है ये 100% वैक्सीनेशन अचीव कर चुका है। अब इस शहर से बाकी सारे शहर को सीखना चाहिए, फिर शहर से शहर सीखेंगे, फिर स्टेट डेवलप होगा, देन उसके बाद यहाँ पे कंट्री तक हम लोग पहुँच पाएंगे। तो छोटे छोटे जो कदम है काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे शहरों को भी यहाँ पर ये काम करने चाहिए, अपने वैक्सीनेशन सेंटर को इंक्रीज़ करना चाहिए, एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डर के मारे नहीं लगवा रहे हैं वैक्सीन। मतलब मैंने देखा ही वहाँ बहुत सारे लोग कि यहाँ की वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बहुत सारी अफवाह फैल जाती हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन देनी चाहिए। नाउ अगर हम लोग बात करें तो लगभग 55 इम्यूनाइजेशन सेंटर इन्होंने सेटअप किए थे पूरे सिटी के अंदर, जिससे वैक्सीनेशन को और ज़्यादा बढ़ाया गया। तो ये काम और भी जो शहर हैं और भी जो स्टेट है वो कर सकते हैं इस वैक्सीनेशन को रैंप अप करने के लिए और इससे जो है फ़ायदा उठाने के लिए।
उसके बाद आज का लास्ट आर्टिकल चर्चा करता है अश्वगंधा के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, इन्होंने एक तरीके से यहाँ पे कोलैबोरेट किया है। अब यहाँ पे कोलैबोरेट किसके साथ किया है, तो यूके का है, एक यूके की एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन। तो इसके साथ जो है कोलैबोरेशन किया। अब कोलैबोरेशन करके क्या होगा, अश्वगंधा के ऊपर स्टडी करी जा रही है। अश्वगंधा के ऊपर स्टडी करेंगे ताकि पता ये लगाया जा सके क्या वाकई में कोविड-19 से रिकवर कर सकता है अश्वगंधा। तो ये चीज़ यहाँ पे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अश्वगंधा का जो नेम है, एग्जैक्टली साइंटिफिक नेम है, उसको विधेन सोमनीफेरा भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया विंटर चेरी भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये एक बूस्टर एनर्जी, एक मतलब जो एनर्जी है, एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। एनर्जी को बूस्ट करता है, स्ट्रेस को कम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, एक जड़ी बूटी की तरह काम करता है। और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आती है। साथ ही साथ यहाँ पर इसने क्या करा, कोलैबोरेशन किया है वही यूके के स्कूल के साथ, और कोलैबोरेशन करके लगभग 2000 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ये ट्रायल करने वाले हैं और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या कोविड में वाकई में रिकवरी में मदद कर रहा है अश्वगंधा। अगर ऐसा है तो देखो यहाँ पर और भी ज़्यादा बेहतरीन बात हम लोग को नजर आएगी। उसके बाद आप कह सकते हो बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं अश्वगंधा के ऊपर, क्योंकि अश्वगंधा के बहुत सारे डेफिनेटली फ़ायदे हैं, नो डाउट। अगर हम बात करें तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर लेकिन ये हो रहा है कि क्या कोविड-19 पेशेंट्स को भी ठीक कर सकता है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन प्लस उसके ऊपर जो है रिसर्चेस जारी हैं। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।